बीजेपी में चल रहे बड़े सियासी घमासान पर आज विराम लग गया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी को लेकर कई सवाल सिर उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और सीएम योगी के बीच अनबन और बयानबाजियों ने विपक्ष को भी मौका दे रखा था। लेकिन अब दिल्ली की बीजेपी हाईकमान ने फैसला सुना दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी ही बॉस हैं। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ही हैं सबसे उत्तम। बीजेपी हाईकमान ने जताया सीएम योगी पर पूरा भरोसा। योगी की लीडरशिप में ही लड़ी जाएगी 2027 की लड़ाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे। आज उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन योगी के दिल्ली दौरे की सबसे बड़ी सुर्खी यही थी कि यूपी में योगी की परफॉर्मेंस और यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर क्या फैसला आएगा। यूपी और योगी को लेकर बने सस्पेंस पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उसके मुताबिक योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। योगी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सूबे की सियासत में कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। हालांकि इसके संकेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक दिन पहले ही दे दिया था। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले सीएम योगी ने शुक्रवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएल संतोष के साथ बैठक की। बीएल संतोष और सीएम योगी के बीच यूपी सदन में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूपी के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। योगी दिल्ली में हैं। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, पार्टी नेतृत्व को लगता है योगी आदित्यनाथ से बड़े कद का और भरोसेमंद चेहरा अभी यूपी में और कोई नहीं है। यानी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारे ही और भरोसे ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली आने से पहले मुख्यमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के जनप्रतिनिधियों के साथ 20 दिनों की समीक्षा पूरी की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी ने नतीजों पर फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों के पार्टी सांसदों, विधायकों और एमएलसी से डिटेल समीक्षा बैठकें की। और अब दिल्ली में सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को समीक्षा रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इस रिपोर्ट में 20 दिन तक विधायकों से मंथन, मंडलवार विधायकों से मुलाकात, बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग, जनप्रतिनिधियों से मिला फीडबैक, शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन और लोकसभा चुनाव का एनालिसिस शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत पर मचे घमासान को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल देकर बीजेपी ने विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिश जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से सीएम योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल मिला तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से आला कमान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नाखुश है और कहा यह गया है कि प्रदेश के अंदर आपसी बयानबाजी बंद हो। आला कमान ने डिप्टी सीएम को पार्टी फोरम में ही बोलने के निर्देश दिए हैं। खुलेआम जो बयानबाजी हुई उससे नाराजगी व्यक्त की है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों डिप्टी सीएम के कामकाज की समीक्षा की बात कही है, तो सीएम और डिप्टी सीएम के पूरे विवाद पर जल्द फैसले का भरोसा भी दिया गया है। तो ये पूरी स्थिति अब बन रही है, यानी ये कह दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ बॉस थे, आगे भी बॉस रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी कामकाज किया जाएगा। और दूसरी तरफ अभी बीजेपी के मुख्यालय में मीटिंग चल रही है बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। और आइए बढ़ते हैं आगे। राजनीति में सबसे बड़ा हथियार है शब्द और यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों से शब्दों की जबरदस्त बाजीगरी देखने के लिए मिल रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। दोनों सीनियर लीडर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरे के सामने भी एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों नेताओं का यह वार पलटवार में वाई डबल इंजन और मोहरा से होते हुए गुब्बारे तक जा पहुंचा है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश यादव जी
पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं। शुद्ध राजनीति का नियम है विरोधी को शब्दों से भेद। और यूपी की सियासत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राजनीति के इसी नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर शब्दों से प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट पर लिखा, कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2014 से वो गुब्बारे की तरफ फूल गए। उन्हें 2014, 17, 19, 22 में सपा की पराजय याद रखना चाहिए। 2027 में 2017 दोहराएंगे। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य का यह हमला अखिलेश के शुक्रवार को दिए बयान का जवाब था। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ एसपी मुख्यालय में संविधान मानस्तंभ का अनावरण करने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताते हुए दिल्ली का वाईफाई का पासवर्ड बताया था। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? वैसे केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ अखिलेश के हमले का जवाब देकर नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर पिछड़ों और दलितों को लेकर हमला भी बोला। सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रही कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। इधर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर वापस लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश ने एक्स पर मौर्य को टारगेट करते हुए लिखा था कि लौट के बुद्धू घर को आए, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। जवाब यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से भी आया था। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए कुनबे को 36 सीट पर रोकने के बाद यूपी विधानसभा की सीटों को लेकर अखिलेश यादव की उम्मीदें 7वें आसमान पर है। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने और बाई इलेक्शन से पहले दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह का हमला करने से नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात नीति आयोग की बैठक की, जिसमें शामिल होने दिल्ली आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। ममता अचानक जब बैठक से बाहर निकली तो वो गुस्से के गुबार से भरी हुई थी। ममता ने आरोप लगाया कि बैठक में उनका अपमान किया गया है, उनकी आवाज को दबाया गया है और उनके बोलने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका माइक ऑफ कर दिया गया। देश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से माइक पर जारी महाभारत में एक अध्याय ममता बनर्जी का भी जुड़ गया, जो आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई नीति आयोग की इस बैठक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। लेकिन बैठक के दौरान अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चली आई। ममता बनर्जी जब बाहर आई तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। आखिर ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों हो गई? आखिर ममता के साथ बैठक में ऐसा क्या हो गया कि ममता इतना तिलमिला गई? जिस बैठक के लिए ममता बनर्जी 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाई थी, उसी बैठक को आखिर वो बीच में छोड़कर क्यों निकला? ममता बनर्जी से जब उनके बाहर आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उनका अपमान हुआ और बोलने से रोकने के लिए उनका माइक ऑफ कर दिया गया। मैं बोलने चाहते थे दादा लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनसे पहले कुछ नेताओं ने 20 मिनट तक अपनी बात रखी और जब वो बोलने लगी तो सिर्फ 5 मिनट का ही उन्हें मौका मिला। ममता ने अपमान का आरोप लगाया तो इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। गठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर केंद्र को माइक के मुद्दे पर घेर लिया। ये तो प्रजातंत्र की हत्या है और इस बात को इंडिया गठबंधन
ने पहले समझ लिया था, इसका बहिष्कार किया था और वही जो आशंका थी वही हुआ। ममता के अपमान के मुद्दे पर गरमाई सियासत को आरजेडी ने भी हवा दी। पटना से लालू की पार्टी ने नीति आयोग की बैठक पर ही सवाल उठा दिए। बंगाल की शेरनी है, अपमानित करोगे महिला को बर्दाश्त करेगा? नाइंसाफी भी करोगे? राज्य के साथ बैठक में बात भी नहीं रखने दोगे? तो फिर मुख्यमंत्री का मतलब क्या? नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या? ये दो व्यक्ति जो चाहे सो करे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने माइक के मुद्दे पर ममता के बहाने केंद्र पर हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे सियासी लाभ लेने की रणनीति बताया। उनको 7वें स्पीकर के रूप में उनके आग्रह पर तुरंत बोलने की परमिशन दी गई। मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए इतना बड़ा झूठ बोल करके देश में किसी क्षेत्र विशेष में इस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए सनसनी पैदा करना इस 75 साल के लोकतांत्रिक भारत में अनुचित तो है ही, अस्वीकार्य भी है और निंदनीय भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि ममता का माइक बंद नहीं किया गया था और हर मुख्यमंत्री को बोलने का उचित समय दिया गया। Mamata Banerjee ji also speaking, but apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. नीति आयोग की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे, लेकिन बजट में भेदभाव का आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन के 6 मुख्यमंत्रियों ने पहले ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है। और भी मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। ममता बनर्जी से पहले विपक्ष के कई नेता भी संसद में माइक बंद किए जाने का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। राहुल आरोप लगा चुके हैं कि संसद में बोलने के दौरान उनका माइक कई बार बंद किया गया और उन्हें बोलने से रोका गया। अब ममता बनर्जी ने भी नीति आयोग की बैठक में अपने साथ ठीक यही होने का दावा किया और केंद्र पर विपक्ष की आवाज दबाने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी तो शामिल हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार करते हुए नजर आए। इसमें वो शामिल ही नहीं हुए, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नहीं आए, केरल के सीएम पी विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और दीदी के साथ दिल्ली में खेला हो गया। उनका आरोप है कि उन्हें भाव नहीं मिला। वहीं उनके सूबे में ज्योति और चंद्रमुखी के भाव भी बढ़े हुए हैं। नौबत इतनी खराब हो गई है कि कोलकाता पुलिस को उनकी सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ गई। आखिर कौन है ये ज्योति और चंद्रमुखी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जी मंडी पर पुलिस का पहरा और कागज पर रेट लिस्ट नोट करते अधिकारी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आई। बंगाल में भले ही दीदी के राज में महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन सब्जी मंडी में कड़ी सुरक्षा के बीच छापेमारी जारी है। इन छापेमारी की वजह है चंद्रमुखी और ज्योति, जो पश्चिम बंगाल के सब्जी मंडी में ईद का चांद हो चुकी है। इससे पहले कि चंद्रमुखी और ज्योति नाम सुनकर आप किसी नतीजे पर पहुंचे, हम साफ कर दें कि ये पश्चिम बंगाल के आलू की वैरायटी है। बाजार में चंद्रमुखी और ज्योति आलू की कालाबाजारी को रोकने और इसकी कमी को दूर करने के लिए खुद सीएम ममता बनर्जी ने निर्देश दिए, जिसके तहत कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच सब्जी मंडियों में छापेमारी कर रही है। टास्क फोर्स के सदस्य मंडियों में आलू की कीमत की जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीते कुछ हफ्ते से सब्जियों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया। बाकी सब्जियों की कीमतों में तो कमी आई, लेकिन आलू की तानाशाही बरकरार। हालांकि टास्क फोर्स के सदस्यों का दावा है कि आलू के दाम भी जल्द घटेंगे। आलू का दाम ऑलरेडी घट गया। तो जो 35 रुपया बिक्री होता था वो मानिकचल्ला बाजार में
अभी 32 रुपया बिक्री हो रहा है, ये 30 रुपया में जाएगा ऐसा उम्मीद है, ऐसा बातचीत भी चल रहा है। वहीं बंगाल में आलू की कीमतों में उछाल आया तो दीदी ने फरमान जारी कर बंगाल के आलू की अन्य राज्यों और विदेशों में निर्यात पर रोक लगा दी, लेकिन अंजाम दीदी की उम्मीदों से उल्टा हुआ। आलू व्यापारी एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी और आलू की कीमत कम होने की बजाय और बढ़ गई। बंगाल में ज्योति आलू 32, चंद्रमुखी आलू 40 और कांडा आलू 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बुधवार को आलू व्यापारी एसोसिएशन ने हड़ताल वापस भी ले ली, लेकिन बावजूद इसके आलू जेब ढीली कर रही है, जिसे काबू करने के लिए ममता सरकार ने सब्जी मंडियों में आलू की कीमत कंट्रोल करने के लिए पुलिस एनफोर्समेंट ब्रांच और टास्क फोर्स की तैनाती कर दी है। कोलकाता में क्यों नहीं घट रहा है आलू का दाम? क्यों कंधा इंसान को परेशान कर रहा है, रुला रहा है? ये सवालिया निशान पैदा हो रहा है कोलकाता की मार्केट में। हालांकि एनफोर्समेंट ब्रांच और टास्क फोर्स अपनी ड्यूटी पे उतरे हैं, मार्केट में सर्वे चल रहा है, लेकिन दाम कब घटेगा, कब सुराहा मिलेगा मिडिल क्लास लोगों को, ये अभी तक एक बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी की लाख कोशिशों के बावजूद समस्या का समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है। न ही व्यापारी बंगाल से बाहर आलू बेच पा रहे हैं और न ही बंगाल के लोगों को सस्ते दाम पर आलू मिल रहा है। अयान घोषाल, जी मीडिया, कोलकाता। और आइए बंगाल से आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की ओर। राजनीतिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के सिलेबस का तकरीबन 70% हिस्सा इतिहास ही कवर करता है। भारत की सियासी सिलेबस में भी शायद इतिहास का उतना ही महत्व है। पुरानी घटनाओं, नेताओं के फैसले, बयान और शासकों तक के जरिए विरोधियों पर निशाना साधने का रिवाज हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत पुराना है। विधानसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से शिवाजी महाराज और औरंगजेब के जरिए बीजेपी और उद्धव की पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। औरंगजेब फॅन्स क्लब भाजपात आणि गुजरातमध्ये। तो संजय राउत के सियासी चिराग से औरंगजेब नाम का चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया है। 5 महीने में यह तीसरी दफा है जब संजय राउत औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। गुजरात को फिर औरंगजेब की जन्मभूमि बता रहे हैं और खुद शिवाजी महाराज के फैन क्लब के मेंबर होने की बात कह रहे हैं। हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि इथे फक्त छत्रपती शिवाजी फॅन्स क्लबच चालतो। औरंगजेब फॅन्स क्लब भाजपात आणि गुजरातमध्ये, कारण औरंगजेबाचा जन्म कुठे झाला? गुजरातमध्ये झाला। दरअसल 22 जुलाई को अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर आए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। मंच पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी थी और इसी दौरान अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का कप्तान बताया था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। महाराष्ट्र की सियासत में संजय के श्रीमुख से पहली बार औरंगजेब शब्द नहीं निकला है। इसी साल मार्च और मई के महीने में भी संजय राउत ने औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर सियासी निशाना साधा था। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये। दरअसल शिवसेना और बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तकरीबन एक जैसी है। यही वजह है कि शिवसेना उद्धव गुट के सबसे प्रखर वक्ता संजय राउत बीजेपी और शिवसेना उद्धव की लड़ाई को कभी महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात तो कभी शिवाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब बनाने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब ये दोनों दल एक दूसरे के नेचुरल अलाई थे, लेकिन अब हालात अलग हैं। बीजेपी और शिवसेना उद्धव गठ की सियासी अदावत भले 2 साल पुरानी हो, लेकिन इस सियासी अदावत में कड़वाहट की कोई कमी नहीं है। सत्ता से बाहर होने के बाद 2024 चुनाव के नतीजों ने उद्धव की पार्टी में नया जोश भर दिया। नतीजों के बाद पहली बार उद्धव गुट के शिव सैनिक अपने नेता के जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे। इस मौके पर संजय राउत का दर्द भी बाहर आ गया। नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन व्यापाऱ्यांनी गुजरातच्या सत्तेच्या बळावर, पैशाच्या बळावर, दहशतीच्या बळावर हिंदू हृदय सम्राट
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ओरबडून घेतली. आमचं चिन्ह, आमचा पक्ष हा ओरबडून घेतला आणि गद्दारांच्या हातात सोपवला. संजय राउत को सत्ता से बाहर होने और पार्टी के टूटने का दर्द तो है ही, लेकिन सामने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी है. ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में ऐसे बयानों के जरिए दोनों दल एक दूसरे पर और तीखा प्रहार करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. राजनीति में मौत भी मौका बन जाती है और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है. बात करते हैं लखनऊ के ऋत्विक पांडे हत्याकांड की. पिछले हफ्ते भर से सुलग रहा यह जातीय विवाद अब राजनीतिक रंग ले रहा है. कल लखनऊ के बथरा गांव में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण डेलीगेशन पहुंचेगा तो पीडीए फॉर्मूले के ए के मायने बदल जाएंगे. लखनऊ की सड़कों पर देर रात निकली ये भीड़ इंसाफ मांग रही है. ब्राह्मण समाज के लोगों ने कैंडल मार्च कर ऋत्विक पांडे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है. 21 जुलाई को हुआ ऋत्विक हत्याकांड पहले ही दो जातियों में तनाव का रूप ले चुका है और अब यहाँ सियासत भी एंट्री ले चुकी है. कल समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रतिनिधिमंडल ऋत्विक पांडे के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना देने पहुंचेगा. उससे पहले आज एसपी ने मर्डर पर ब्राह्मण काट दिया. ब्राह्मणों को तो आज ऑलरेडी पूरा ब्राह्मण वर्ग अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, कॉर्नर्ड महसूस कर रहा है, भाजपा की सरकार में इग्नोर्ड और ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा है. उसको लग रहा है उसे जानबूझ के उसका अपमानित किया जा रहा है. बहुत बड़े कदमों की तैयारी है. अगर जनता को दबाया जाएगा, अगर अत्याचार होगा, अगर अन्याय होगा, जिस तरीके से अगर सरकार ने अपना रवैया, अपना तरीका नहीं सुधारा तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा. सांत्वना संदेश के जरिए समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण को तराशने की कोशिश में है. वैसे भी पीडीए फॉर्मूले में ए का सियासी इस्तेमाल सुविधानुसार अगड़े और अल्पसंख्यक दोनों के लिए हो सकता है. इसी के साथ प्रदेश भर के ब्राह्मणों को ये मैसेज भी दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मणों की असली हितैषी है और इस सरकार में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है. हालांकि लगातार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों की जाति को लेकर वार पलटवार करते रहते हैं और इस मामले में भी अब यही एंगल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. एक तरफ अखिलेश यूपी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सियासी समीकरण को भी विस्तार दे रहे हैं. जवाब में बीजेपी अखिलेश पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगा रही है. एक तरफ वो कहते हैं कि हम पिछड़ों दलितों के नेता हैं वोट लेने के लिए, एक तरफ वो अगर घटना हो गई है तो वहाँ कहते हैं कि ब्राह्मणों का दल जाएगा. मुझे लगता है अखिलेश यादव दिग्भ्रमित है. इस तरह की ओछी हरकतों से जनता सचेत हो गई है. आपको बता दें कि जिस ऋत्विक हत्याकांड पर यूपी की सियासत गर्म है वो 21 जुलाई का मामला है, जब बिजली को लेकर लखनऊ के बथरा गांव में ऋत्विक पांडे और प्रत्युष चौहान के बीच विवाद हुआ. दोनों के बीच मारपीट हुई जिसमें ऋत्विक की मौत हो गई थी और अब सियासी दलों को ऋत्विक की मौत में राजनीति का मौका नजर आ रहा है. लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की हार की जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें क्षत्रियों की नाराजगी का भी जिक्र किया था और अब एसपी ब्राह्मणों के वोट बैंक में सेंधमारी कर बीजेपी के किले को और कमजोर करने की तैयारी में है. कल ही अखिलेश यादव ने ऋत्विक हत्याकांड के आरोपियों के तार सत्ता से भी जोड़े थे. सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं. वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल. यूपी में ब्राह्मण आबादी 12% के करीब है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, खासकर लखनऊ में. 2007 में ब्राह्मण वोटर बीएसपी के साथ जुड़े तो मायावती पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई थी और अब अखिलेश यादव ऋत्विक हत्याकांड के जरिए बीजेपी के कोर वोटर के नाम पर अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. मयूर मिश्रा, लखनऊ, जी मीडिया. और लखनऊ में मरने वाले का धर्म देखा जा रहा है तो रायबरेली में तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले कुछ भी देख ही नहीं रहे. रायबरेली से बांग्लादेश की दूरी है करीब करीब 1200 किलोमीटर, लेकिन अब बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों का रायबरेली कनेक्शन सामने आया है जो बहुत ही चौंकाने वाला है. दरअसल रायबरेली के केवल एक जनसेवा केंद्र से करीब 20,000 लोगों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया और इनमें से किसी का भी इस गांव से कोई रिश्ता है ही नहीं. एटीएस ने इस मामले में जीशान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की है जिससे पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ
की जा रही है। क्या है रोहिंग्या मुसलमानों का रायबरेली कनेक्शन? क्या रायबरेली में किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी? रायबरेली में क्यों बनवाए गए हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र? क्या फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट के फंडिंग में आईएसआई का हाथ है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसीज ढूंढ रही हैं। लेकिन रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि यूपी के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जानकारी के अनुसार रायबरेली के कई गांवों में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा खेल चल रहा है। हैरानी की बात है कि हजारों की संख्या में प्रमाण पत्र ऐसे लोगों को जारी किए गए हैं जिनका दूर दूर तक गांव से कोई वास्ता नहीं। केवल राइम सहज जन सेवा केंद्र से 19,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस खुलासे के बाद एटीएस जनसेवा केंद्र के संचालक जीशान खान को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ ने 2022 के बाद जारी सभी प्रमाण पत्र के जांच के आदेश दे दिए। एक टीम गठित करके इनकी जब से आईडी एक्टिव हुई है तब से लेके अब तक जितने भी प्रमाण पत्र इनके आईडी के द्वारा जारी किए गए हैं, जिन जिन खंडों में रहे हैं, जिन जिन ग्राम पंचायतों में रहे हैं, उन सब की जांच की जाएगी, उन सब का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जांच के बाद फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। इस मामले का खुलासा होने के बाद जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम 2 अलग-अलग गांव में गए और वहां के लोगों से बात भी की। एटीएस की पूछताछ में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जीशान को एक सूची दी गई थी जिसमें सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी युवक युवती और बच्चे शामिल थे। इनमें कई लोगों के धर्म हिंदू भी रखने के लिए जीशान से कहा गया था। इस बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले पीएफआई का एक एक्टिव मेंबर गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से रायबरेली के सलोन के प्रमाण पत्र बरामद किया गया था। इसी के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई है जिसकी जांच एनआईए को हैंडओवर करने की मांग की गई। जो ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, ये जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोगों ने इसको ऊपर टेकअप किया। बड़े लखनऊ में जो है शासन स्तर पे उच्च अधिकारियों से बात की, जिले में भी सारे शासन प्रशासन से बात की और सभी आरोपियों को आज के समय में पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। जांच एजेंसीज अपने काम में जुट गई है। इस पूरे नेटवर्क के तार यूपी के साथ साथ कई और जिलों से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी है। इस बीच कुपवाड़ा में भारतीय जवानों ने उत्तरी कश्मीर स्थित सीमा पर घुसपैठ कर रहे आतंकियों की कोशिशें नाकाम कर दी। एक घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन इसके बाद खुलासा हुआ कि भारतीय सेना ने जिसे मार गिराया वो पाकिस्तान का बैट कमांडो है। वही बैट कमांडो जिसे पाकिस्तान की कातिल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। वही बैट कमांडो जो सरहद पर सर तन से जुदा की साजिश रचता है। जी मीडिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के कातिल कमांडोज के ऑपरेशन को कैसे नाकाम किया गया। साथ ही पाकिस्तान के इस फील्ड आतंकी ऑपरेशन के बाद सामने आई वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर सामने आया है। देखिए सरहद पर सर तन से जुदा की साजिश कैसे हुई नाकाम। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। 27 जुलाई 2024 कुपवाड़ा। जम्मू में बैक टू बैक आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की साजिश की। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस मूवमेंट को सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया और इस घुसपैठ की साजिश करने वाले आतंकी को सेना के ऑपरेशन में मार गिराया गया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा। आतंकी के पास से मिले हथियारों को गौर से देखिए। एक चाइनीज टाइप 56 असॉल्ट राइफल, इसके अलावा AK-56 के लाइव राउंड और मैगजीन। लेकिन इसी के साथ साथ इस खूनी खंजर को गौर से देखिए। इस खूनी खंजर से इस आतंकी की पहचान का अंदाजा लगाया जा सकता है।
हथियारों की एक खेप मिलने के बाद खुलासा हुआ कि ये कोई आम आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान का बैट कमांडो, जी हां, बॉर्डर एक्शन टीम का कमांडो, जो पाकिस्तानी आर्मी का सबसे खूंखार दस्ता है। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम तो कर दिया गया, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में आतंक मचाने के लिए बैट कमांडो को तैनात कर दिया है? क्या सरहद पर सरतन से जुदा वाली साजिश रची जा रही है? पाकिस्तान की इस साजिश को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि आखिर बैट कमांडो है क्या। पाकिस्तानी फौज की एक खास टुकड़ी जो एलओसी पर गुरिल्ला वॉर में माहिर है। यह दुनिया की सबसे बेरहम और अमानवीय टुकड़ियों में से एक है। बैट कमांडो अपने दुश्मनों का सिर कलम करने के लिए जाने जाते हैं। बैट कमांडो को पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी ट्रेन करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें बॉर्डर पर खुफिया जानकारी देती है। इनकी ट्रेनिंग का एक वीडियो देखिए। इन्हें जिंदा मुर्गी को दांत से चबाकर हैवानियत की ट्रेनिंग दी जाती है। ये खास हथियारों से लैस होते हैं। बैट कमांडो को उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है और एनकाउंटर के बाद मिला यह खंजर इसी बात की गवाही दे रहा है। दरअसल बैट कमांडो हमले के बाद शहीद जवान का सिर कलम करके ले जाते हैं। सैनिकों के सिर को यह ट्रॉफी की तरह मानते हैं। 2013 में भी पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय जवान हेमराज के शव के साथ बर्बरता की थी, उसका सिर काट लिया था। जनवरी 2020 में एक और कायराना हमले में बर्बर बैट कमांडोज ने पुंछ में 2 सिविलियंस का सिर कलम कर दिया था। पाकिस्तानी सेना की ये बर्बर बैट फौज न जाने कितनी बार सरहद पर सरतन से जुदा करने की साजिश रचती रही है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि इन्हें हिंदुस्तानी फौज की गोलियों का सामना करना पड़ा है। इस बार भी कुपवाड़ा में ऐसा ही हुआ, लेकिन बैट की साजिश से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर सरहद पर सरतन से जुदा की साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बैट के आतंकियों को पाकिस्तान ने सरहद पर कत्लेआम मचाने के लिए तैयार किया है, लेकिन इक्का दुक्का घटनाओं को अगर छोड़ दें तो सुरक्षा बलों ने इन्हें हर बार धोया है, धूल चटाई है। अक्टूबर 2020 में कुपवाड़ा में बैट की घुसपैठ नाकाम की गई थी। दिसंबर 2019 में पुंछ में 2 बैट कमांडो को मार गिराया गया था। सितंबर 2019 में भी केरन में 5 बैट कमांडो मार गिराए गए थे। दिसंबर 2018 में बारामूला में 2 बैट कमांडो ढेर किए गए थे। इससे पहले फरवरी 2018 में बैट कमांडो को सरहद पर खदेड़ा गया था और मई 2017 में तो उरी में 2 बैट कमांडो को ढेर कर दिया गया था। तो आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर तो सुरक्षा बल मौजूद हैं ही, अब कांवड़ मार्ग पर भी एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस तैनात हो गई है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एटीएस की तैनाती की गई है। एटीएस कमांडो ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर मोर्चा संभाल लिया है। सरकार के इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। तो एटीएस की तैनाती पर लोगों की राय क्या है, ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर इतनी भयंकर सुरक्षा पर मुजफ्फरनगर के आम मुसलमानों का क्या कहना, आइए एक बार बातचीत करते हैं एक बार उन लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शमीम। अच्छा शमीम जी, एक बात बताइए, इतनी कभी सुरक्षा देखी है कांवड़ में आपने? नहीं, अच्छी है सुरक्षा। इस बार एटीएस तक तैनात करना पड़ा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा इनपुट था कि मतलब क्या तो या तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था या फिर बेसिकली आतंकी हमला हो सकता था, तो उसके बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अफवाहें भी होती है, कुछ नहीं है। अच्छा काम, अच्छी सुरक्षा है, सब अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार बेसिकली एटीएस तक लगानी पड़ी है, ब्लैक कमांडो तक लगातार चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं, पूरा कांवड़ रूट पर है, तो इसको आप लोग कैसे देखते हो? क्या मतलब डर का माहौल मतलब बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, डर का माहौल तो है, लोग बाग निकल नहीं रहे, इसीलिए कि कांवड़ थोड़ा सा डर का माहौल तो है बेशक। क्या कारण आप देख रहे हैं जिस वजह से एटीएस तक इस बार लगानी पड़ रही है? आपको मतलब क्या कारण दिख रहा है आपके साथ? सुरक्षा की मद्देनजर रखते हुए बस, और कुछ नहीं, सेफ्टी के तौर पर। तो बाकी यहाँ से लगातार पूरा मतलब पूरा बाजार खुले, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समर्थन होगा समझ। तो देखिए, ये यहाँ पर मुस्लिम दुकानदार मुजफ्फरनगर से, उनसे हम लोगों ने बातचीत करी। उनका कहना यह है कि पहली बार इस तरह से एटीएस लगाई गई है। हालांकि कि उनका कहना यह है कई लोगों का कि सांप्रदायिक माहौल बिल्कुल ठीक है,
और उसमें किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं। बाकी कई लोग आतंकी घटनाओं के भी इनपुट के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ATS को यहाँ पर लगाया गया, हो सकता है कि जिस तरह के राजनीति चल रही है उसकी वजह से ये हुआ। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके पानी की लहरों में कैद हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय का तांडव देखने को मिल रहा है। इस वक्त सबसे खराब हालात हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड के डबल अटैक से उत्तराखंड में जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब जरा इस तस्वीर को ही आप देख लीजिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद अचानक से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ किस तरह से नीचे फिसला है, कैसे ये लैंडस्लाइड हुआ जरा देखिए। पहाड़ियों की जो तलहटी पर बने रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, उस पूरे के पूरे गांव को इस मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। इन घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार इस घटना में एक मां और बेटी की मौत भी हुई है। और टिहरी के जैसे ही हालात उत्तराखंड के तकरीबन हर इलाके में हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित है चार धाम रूट, चार धाम मार्ग। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने कैसे देवभूमि में मचा रखी है तबाही, देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा जी का जल स्तर काफी तेज। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान मानसून की मार झेल रहा है, लेकिन सावन के इस पावन महीने में कुदरत के क्रोध की सबसे अधिक ताप पहाड़ी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेवल उठ गया ना गंगा जी का। आसमान से बारिश की बूंदों से नदियां उफान पर है। तो तेज बारिश के बाद पत्थरों की बारिश भी नहीं रुक रही। ये तस्वीर केदारनाथ यात्रा मार्ग की है, जहां सोनप्रयाग के पास कुछ ऐसा ही हुआ। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद पत्थर दरकने शुरू हो गए और पहाड़ पत्थरों की शक्ल में रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ने लगे। उधर धुएं का गुबार था और नीचे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अब जरा देवभूमि की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ कुछ सेकंड पहले दुकानें थी। हालांकि ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता नहीं। अब इस वीडियो को शुरुआत से देखिए। लगातार हो रही बारिश से नदी का बहाव भी अचानक इतना तेज हो जाता है कि देखते ही देखते पत्थर और सीमेंट की इमारत ताश के पत्ते की तरह नदी में समा जाती है। दरअसल टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बाल गंगा और धर्म गंगा उफान पर है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। यहाँ भी भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थरों के दरकने का सिलसिला जारी है। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है। खतरे को देखते हुए फिलहाल आवाजाही को रोक दिया गया है। उत्तराखंड में गंगा के साथ साथ भागीरथी नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से दोनों नदियों का बहाव काफी तेज हो गया। चार धाम रास्ते में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से गंगोत्री धाम में भी हालात बेहद खराब है। भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के लेवल को पार कर गया है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात इतने खराब हैं कि गंगोत्री धाम में आरती वाली जगह में पानी भर गया है। बावजूद इसके लोग नदी पार कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। चार धाम के साथ साथ पहाड़ों की तलहटी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान करने पहुंचा एक कांवड़िया लहरों की चपेट में आ गया। एसडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह कांवड़ियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। मानसून में भी 2 महीने का वक्त और बचा है। मौसम विभाग लगातार इन इलाकों में अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अभी और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के कई राज्यों में इस समय बारिश अपना कहर बरपा रही है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं मकान ढह रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है।
भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं, जिन्होंने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस समय बारिश से भारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मौसम विभाग ने भी दोनों राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देश के कई हिस्से इस समय भारी बारिश की मार से ऐसे बेहाल हो गए हैं। बारिश की वजह से बाढ़ का ऐसा रूप लोगों ने कई सालों के बाद देखा। शहर के शहर टापू बन गए हैं और वो कहानी सच हो गई जिसमें कहा जाता था कि एक शहर जो पानी के ऊपर बसा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय देश में एक नहीं बल्कि कई शहर ऐसे हैं जो पानी पर बसे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वारणा नदी उफान पर आ गई। तस्वीरों में दिखा कि नदी का पानी पुल तक पहुंच गया और वहीं बिजली के खंभे पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि वहां कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंच गया है। कोल्हापुर के रिहायशी इलाके भी इस दौरान पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। हर तरफ कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम वहां तैनात कर दी गई। भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इमारत 10 साल पुरानी थी, जिसमें 52 लोग रहते थे। हादसे की आशंका के चलते कुछ लोग पहले ही बाहर आ गए थे, लेकिन हादसे का शिकार हुए लोग समय पर इमारत से बाहर नहीं निकल पाए। गुजरात के नवसारी में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर का ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आता जहां पानी का कब्जा न हो। नदी अपने किनारे को तोड़ते हुए शहर में ऐसे दाखिल हुई कि पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में नवसारी का कोना कोना पानी में डूबा नजर आया। वहीं नदी भी खतरे के निशान को पार कर इतना ऊपर निकल गई कि वहां मौजूद पुल तक उसका पानी पहुंच गया। वहीं मुश्किल हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को पानी में उतार दिया गया है, जो नावों के सहारे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जी न्यूज़।